इस बार की जेटेट की परीक्षा में, इस बार की नियमावली में और इस बार के सिलेबस में कितना बड़ा बदलाव, टू द पॉइंट आप देख पा रहे हैं, थोड़ा हमको बताइए। लगभग 40 से 50% सिलेबस का प्रारूप चेंज हो गया है। मतलब 40% बदल गया। सिलेबस बदल गए हैं। उन बच्चों के लिए तो बड़ा राहत होगा ही सर, जिनके हाथ पांव फूलने लगते थे नाउन प्रोनाउन पढ़ने में, जिनको टेंस पढ़ने में थोड़ी समस्या होती थी और वो सोचते थे कि भाई क्या पढ़ लें ऐसा कि अंग्रेजी पास कर जाएं। अब क्या कहा गया है कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी, इनमें से कोई 2 विषय आपको चुनने हैं। वैकल्पिक। हाँ, यानी इंग्लिश विषय जो है वो अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। लेकिन सबसे बड़ा सरदर्द तो ये सवाल से हो रहा है अभ्यर्थी को कि भैया नियमावली जारी हो गई, विज्ञापन आ गया, परीक्षा कब होगा। स्वाभाविक है, कोर्ट में फिर प्रश्न उठेगा, ये परीक्षा कब आयोजित करेगा, हमको उस पर भी स्पष्टीकरण दीजिए। तो ये परीक्षा जून महीने में आयोजित होनी चाहिए। विद्यार्थी को यहाँ भ्रम नहीं रखना चाहिए। ये होगा कैसे सर, अब हमको ये बताइए। 90 नंबर आप कह रहे हैं कि लाना है 150 में, तो ये होगा कैसे इतना कम दिन? अगर 75 दिन वाकई में बच्चे बैठ के स्टडी करें, जो पैटर्न हम बोल रहे हैं, तो 120 प्लस स्कोर किया जा सकता है। कितना घंटा पढ़ना होगा इसकी? 4 घंटे यहाँ, 4 घंटे घर में। मतलब 8 घंटे का 8 घंटे की मेहनत अगर 75 दिन अगर आप डेडिकेटेड होकर देते हैं तो 4 घंटे क्लासरूम में बिताइए और 4 घंटे घर में बिताइए। 8 घंटा का समय सफिशिएंट है और एकदम आराम से 120 अंक लाया जा सकता है। मतलब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए आपके पॉकेट में 2900 रुपए होना चाहिए। हमारे तरफ से काम और कीजिए। हाँ, पैसा रिफंड तो कीजिए ही, लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ आपके पास पढ़ने के अलावा भी, तो उनको 1 साल का फ्री में पढ़ाइए। बिल्कुल, वो बच्चे 3-3, 4-4 साल पढ़ रहे। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। झारखंड के लगभग 4.5 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए अंततः एक खुशखबरी आ गई है। और खुशखबरी यही है कि हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद जैक ने आखिरकार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की नियमावली और उसके सिलेबस भी जारी कर दिए हैं। लेकिन अभ्यर्थियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिलेबस में 100% बदलाव आ गया है, या सिलेबस में 50% का बदलाव है, या फिर सिलेबस वही है जो कभी जेटेट का सिलेबस हुआ करता था। पैटर्न में क्या बड़े बदलाव आए हैं, एग्जाम के फीस को लेकर क्या कुछ कहा गया है, SC ST के लिए, OBC के लिए, जनरल के लिए आखिर शुल्क कितना है, इन तमाम मसलों पर यानी कि सिलेबस से लेकर नियमावली की एक एक बिंदुओं पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार की जो परीक्षा है जेटेट की, जो 10 वर्षों बाद आयोजित हो रही है, उसमें या उसके पैटर्न में, उसकी परीक्षा में, उसके सिलेबस में क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। एक एक कर बिंदुवार तरीके से समझने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना बिल्कुल अनिवार्य होगा। इसलिए सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखिए और देखते ही आप इसे शेयर जरूर कीजिए। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए झारखंड में 15-20 साल से झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संजय सर हैं। जेटेट की परीक्षा की तैयारी जो है बड़े स्तर पर ये कराते रहे हैं, पैटर्न को लगातार बहुत नज़दीक से देखते रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। पतंजलि IAS एकेडमी में आप इतने वर्षों से, आप पहले तो आपके नेतृत्व में काम चल रहा है, बच्चों को आप लोग पढ़ा लिखा रहे हैं। इस बार की जेटेट की परीक्षा में, इस बार की नियमावली में और इस बार के सिलेबस में कितना बड़ा बदलाव, टू द पॉइंट आप देख पा रहे हैं, थोड़ा हमको बताइए। अगर टू द पॉइंट बात किया जाए तो इस जो परीक्षा का विज्ञापन अभी जारी हुआ है 24/2026 जैक के द्वारा, और इसको झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 के नाम से बुलाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। कुछ सकारात्मक बदलाव भी हैं और कुछ ऐसे बदलाव भी हैं जो विद्यार्थियों को चिंता में डाल सकते हैं। हम लोग एक एक करके बिंदुवार चीजों पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर पाठ्यक्रम के ऊपर बात करें तो मेरा अनुमान है कि पूरा का पूरा पाठ्यक्रम को अगर होलिस्टिक अप्रोच से देखा जाए तो लगभग 40 से 50% सिलेबस का प्रारूप चेंज हो गया है। मतलब 40% बदल गए, सिलेबस बदल गए हैं। और इस सिलेबस की सबसे अच्छी खासियत है कि पहले जो सिलेबस जारी किए गए थे उनमें इत्यादि लिख करके कुछ पॉइंट को आउट करके छोड़ दिया जाता था, उसको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव व्याख्या कर दी गई है। तो 2 महत्वपूर्ण बदलाव हम देख रहे हैं। अगर बदलाव के बिंदु में बात करें तो आपको बता दें कि जेटेट की जो परीक्षा आयोजित की जाती है 1 to 5 के लिए, उसमें बाल विकास है, हिंदी है, एक और लैंग्वेज पेपर होता है, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज का पेपर होता है, EVS का पेपर होता है और मैथमेटिक्स का पेपर होता है। बाल विकास के पाठ्यक्रम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेजर तौर पर 2-3 बदलाव नजर आ रहे हैं साफ साफ। कुछ
तो कहा गया कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उस नजरिए से सारे टॉपिक को देखिए। मतलब दोनों चीजों को समझना महत्वपूर्ण होता है। एक होता है कि सिलेबस का हेडिंग बदल गया और दूसरा होता है कि सिलेबस में का अप्रोच बदल गया। अगर नई शिक्षा नीति के साथ उसको हम लोग कनेक्ट कर दें तो उसका अप्रोच बदल जाता है, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच पर नई शिक्षा नीति इस बार लाई गई है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का टॉपिक हो वो भी बदल गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि बाल विकास में जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का टॉपिक है या शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो नई शिक्षा नीति को आलोचनात्मक पक्ष और विचारात्मक पक्ष का शामिल किया गया है, तो वहां पर सिलेबस 1 to 5 हो या 6 to 8 दोनों में ही बाल विकास के सिलेबस में 30% का बदलाव है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम दूसरा सब्जेक्ट का बात कर दें आपको हिंदी के पाठ्यक्रम में, तो 1 to 5 का हिंदी का सिलेबस और 1 to 5 का 6 to 8 का सिलेबस, पहले तो दोनों में अंतर किए गए। अगर देखेंगे तो कुछ टॉपिक का हेडिंग भी चेंज है। जैसे 6 to 8 के बच्चों को अलंकार पढ़ना है, लेकिन 1 to 5 के बच्चों को अलंकार नहीं पढ़ना है। वर्ण विचार पढ़ना है 1 to 5 के बच्चों को, तो शब्द भेद का से शुरुआत सिलेबस होती है जो कि 6 to 8 के लिए बच्चों के लिए है। बाकी अनसीन पैसेज वगैरह यथावत है। पूर्व के जितने भी जेटेड की परीक्षाएं हुई, 2 ही हुई हैं वैसे तो मैं बता दूं, 2013 और 2017 में। इन परीक्षाओं में हम लोग देखते हैं कि शिक्षा शास्त्र गायब था। शिक्षा शास्त्र से प्रश्न नहीं रहा करते थे। इस बार कंप्लीटली तौर पर 5-5 चैप्टर डाले गए हैं हिंदी के सिलेबस में शिक्षा शास्त्र के। तो अब आपको इम्पैक्ट दिख रहा है कि जो सीटेट की परीक्षा होती थी, केंद्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा, उसके अनुरूप सिलेबस को डिजाइन किया गया है। बाल विकास में ऐसा होता था कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र था, लेकिन हिंदी में शिक्षा शास्त्र गायब था, इंग्लिश में शिक्षा शास्त्र गायब था, संस्कृत में शिक्षा शास्त्र गायब था। अब जो नई सिलेबस है उसमें उसका विधिवत अप्रोच क्लियर किया गया है। यानी आपको मान करके चलना है कि अगर कोई विद्यार्थी को भाषा से 15 अंक ही आ रहे हैं, तो 10 प्रश्न अगर उसके व्याकरण या अनसीन पैसेज हैं तो 5 प्रश्न उसके पास शिक्षा शास्त्र से आएंगे। तो बड़ा बदलाव है। भाषा को लेकर भी बदलाव है, इंग्लिश को लेकर जी। ये भाषा वाले में 2 बड़े बदलाव हैं जो अभी तक गौण है, चर्चाएं नहीं हो रही हैं, मैं उसको सार्वजनिक कर दूं। पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आया वो ये आया कि अंग्रेजी भाषा पहले कंपलसरी था। अंग्रेजी के साथ कोई स्टूडेंट जो होते थे वे हिंदी या उर्दू ऑप्शन रख सकते थे। अब क्या कहा गया है कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी, इनमें से कोई 2 विषय आपको चुनने हैं, वैकल्पिक। हाँ, यानी इंग्लिश विषय जो है वो अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। ये झारखंड के छात्रों को बहुत बड़ा राहत देने वाला है, लेकिन नई शिक्षा नीति को बहुत बड़ा झटका देने वाला है। क्योंकि आने वाले दौर में आप 1 to 5 स्टूडेंट में अगर शिक्षक बहाल कर रहे हैं और उनको अंग्रेजी को आप ऑप्शनल बना दें तो थोड़ा सा झटका ही हम समझते हैं। लेकिन यहाँ विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा राहत है। बच्चों के लिए तो बड़ा राहत होगा ही सर, जिनके हाथ पांव फूलने लगते थे नाउन प्रोनाउन पढ़ने में, जिनको टेंस पढ़ने में थोड़ी समस्या होती थी और वो सोचते थे कि भाई क्या पढ़ लें ऐसा कि अंग्रेजी पास कर जाएं। अंग्रेजी के बारे में कहा ही जाता है कि बच्चे जब क्लासरूम में पढ़ते हैं तो सब कुछ समझ में आता है, क्लास से बाहर निकलते हैं अंग्रेजी गायब हो जाती है। झारखंड के बच्चों के साथ टीचर के साथ ही अंग्रेजी भी वापस चली जाती है। तो ये तो है कि अगर आप जेटेड क्वालिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो आप हिंदी के साथ आप संस्कृत को एक ऑप्शन बना सकते हैं। लेकिन जो आगे चल करके, जैसे तो पात्रता परीक्षा है, जब शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आएगी जिसको सहायक आचार्य का नाम दिया जाएगा, तो सहायक आचार्य की परीक्षा में देखा जाएगा कि अगर कोई विषय उर्दू भाषा का शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए उर्दू कंपलसरी है, लेकिन बाकी किसी विषय को और कंपलसरी नहीं बनाया गया है। तो अब झारखंड के जो युवा हैं वे चाहे तो हिंदी के साथ 15 नंबर के लिए संस्कृत रख सकते हैं या हिंदी के साथ उर्दू रख सकते हैं और अंग्रेजी को निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा अगर आप देखेंगे तो तीसरा पॉइंट होता है जो सिलेबस में शामिल किया जाता है। तो उसमें झारखंड की बहुत सारी भाषाएं हैं जिस पर बहुत सारा विवाद भी चला, आप लोग देख भी रहे थे। लेकिन फिर भी तमाम विवादों के बीच जो नियमावली प्रकाशित हुई उसमें क्लियर कहा गया है कि भोजपुरी, मगही और अंगिका जो 3 भाषाएं पहले शामिल थी उनको बाहर कर दिया गया था। नई नियमावली में भी बाहर हैं। इसको लेकर राजनीति हो सकती है, थोड़ा बहुत तूफान भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल चूंकि इसमें तकनीकी प्रॉब्लम हम ज्यादा नहीं देख रहे हैं तो परीक्षा में बाधक बने ऐसा दिखाई नहीं देता है प्रथम दृष्टया। बाद में अगर कोर्ट इसको संज्ञान में लेता है, कुछ बातें बढ़ती है तो अलग इशू होती है। दूसरी चीज, भूमिज एक नई ट्राइबल लैंग्वेज है जो शामिल कर ली गई है। तो एक मेजर बदलाव हम लोग देख रहे हैं कि लैंग्वेज में अंग्रेजी अब
ऑप्शनल विषय बना कि आपको अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी विषय नहीं है। भूमिज नई भाषा के तौर पर शामिल हुई। भोजपुरी, अंगिका और मगही तीनों सब भाषाएं बाहर हैं। ठीक है सर, एक जो बड़ा चीज हमको समझना है, इतना तो हम लोग बतिया ले रहे हैं, मतलब सिलेबस पर भी बतिया ले रहे हैं, नियमावली पर भी बतिया ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सरदर्द तो ये सवाल से हो रहा है अभ्यर्थी को कि भैया नियमावली जारी हो गई, विज्ञापन आ गया, परीक्षा कब होगा? और जो टेंटेटिव डेट बता रहे हैं उससे और सरदर्द बढ़ रहा है कि भैया इतना सिलेबस में जब बदलाव हुआ 40%, तो हम 20 दिन में 25 दिन में तैयारी कैसे करेंगे? तो आपको जो अनुभव है अपने हिसाब से, कब यहाँ ये परीक्षा हो सकती है? जब नियमावली जारी हो गई, विज्ञापन जारी हो गया, सिलेबस जारी हो गया? देखिए, परीक्षा सरकार तो अपनी इच्छा से आयोजित नहीं कर रही है, कोर्ट का दबाव है। हाँ। कंडक्ट करना है। और आपको बताएं कि आनन फानन में अगर मार्च के 3 दिन पहले, रामनवमी के ठीक 1 दिन बाद अगर सिलेबस और सारी चीजें जारी कर दी गई, नोटिफिकेशन वगैरह, तो कोर्ट का ही प्रेशर था कि 31 के बाद अगर कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा सरकार को कि आप क्या किए, तो वो कह सके कि नोटिफिकेशन जारी हो गई है, फॉर्म भरा जा रहा है। हाँ। तो स्वाभाविक है कोर्ट में फिर प्रश्न उठेगा, ये परीक्षा कब आयोजित करेगा, हमको उस पर भी स्पष्टीकरण दीजिए। तो ये परीक्षा जून महीने में आयोजित होनी चाहिए। विद्यार्थी को यहाँ भ्रम नहीं रखना चाहिए। कोर्ट का दबाव काम आएगा, अगर नियमावली जारी करने में काम आए तो परीक्षा आयोजित करने में भी होगी। और मेरे हिसाब से जून के अंतिम सप्ताह तक ये परीक्षा आयोजित हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, डिजास्टर राज्य के लिए होगा। कि कुल मिला के बहुत कम समय बचा है इतने सिलेबस को पढ़ने के लिए, समय बमुश्किल से 2-2.5 महीने के आसपास। जी, देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि विद्यार्थी के लिए सिलेबस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रश्न पत्र। जिस अप्रोच के साथ इस सिलेबस को तैयार किया गया है और जिस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको अभिव्यक्त किया गया है जो नियमावली में, इसके लिए विद्यार्थी को पढ़ने के लिए अमूमन सामान्य तौर पर 6 महीने का समय अवधि चाहिए। मतलब पूरा कंप्लीट करने के लिए 6 महीने टाइम चाहिए होगा। हाँ। लेकिन जो प्रक्रिया हम लोग देख रहे हैं, इसमें विद्यार्थी के पास 60 से 75 दिन का समय मिल सकता है। अगर जून में 15 जून के बाद परीक्षा आयोजित होती है तो उसमें अप्रैल है, मई का समय है और आपके पास जून का 15 जून तक का समय है, 75 दिनों का समय है। सिलेबस के बहुत सारे हेडिंग पहले से मैच कर रहे हैं। बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनके कुछ प्रिपरेशन रहे होंगे और कुछ प्रिपरेशन उनको नए एड ऑन करना है और थोड़ा सा नए पैटर्न के अनुसार प्रैक्टिस सेटोग्राफ बनाने हैं। तो अमूमन 75 दिन अगर वे सतत रूप से मेहनत करें, ठीक है, तो ये परीक्षा अचीव की जा सकती है। बहुत कठिनाई तो नहीं आनी चाहिए। खास करके जैसे हम लोगों ने पढ़ाया है लगातार बच्चों से, तो एक सिलेबस 3-4 बार समाप्त हो चुके हैं। कई बच्चे एक बार पढ़ के जा चुके हैं, फिर से वे रिज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, फिर से क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अमूमन बच्चों के पास भी 50% सिलेबस का बैकअप तो है। सर, हमको एक बात बताइए कि न्यूनतम कितना मार्क्स लाए बच्चा किस किस कैटेगरी में कि ये पात्रता परीक्षा पास कर ले? मतलब आपके प्रश्न का एक सामान्य पक्ष भी है। हाँ। और एक तकनीकी पक्ष भी है। हाँ। हम दोनों पर बात करना चाहते हैं, ठीक है। सामान्य पक्ष जो आपने कहा है, तो उसके लिए सरकार ने कैटेगरी जारी कर दिया है कि 1 to 5, 6 to 8 दोनों जो परीक्षा होगी वो 150 अंकों की परीक्षा होगी। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को क्वालिफाई करने के लिए उसमें 90 नंबर लाना जरूरी है। 150 में 90 और परसेंटेज वाइज देखें तो 60%, 60% लाके क्वालिफाई करते हैं। इसी प्रकार जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी में है, चाहे वो BC1 या BC2 में है, उनके लिए 55% का रेशियो रखा गया है। और जो SC ST बच्चे हैं, दिव्यांग श्रेणी के बच्चे आते हैं, उनके लिए कट ऑफ को सरकार ने गिरा करके 52% रखा है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को यही काम करना है कि जितना परसेंटेज मेरा बनता है हम क्वालिफाई कर जाएं। ये इसका एक पक्ष हुआ। अगर हम इसके तकनीकी पक्ष की बात करें तो एक एग्जाम्पल आपको अभी दे रहे हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी सहायक आचार्य की नियुक्ति हुई है राज्य में, और इस सहायक आचार्य में नियुक्ति में वही बच्चे आए हैं जो जेटेट पास करके आए थे। एक लड़का जो था वो जेटेट पास किया BC कैटेगरी में, BC1 में, उनका नंबर 88 था, मतलब 90 से वे कम नंबर लाए थे और 55% के स्लैब से BC1 BC2 क्वालिफाई किए। इत्तेफाक देखिए कि वो लड़का जब सहायक आचार्य क्वालिफाई किया तो अच्छा मेरिट का विद्यार्थी था, उसका सिलेक्शन जनरल में हो गया। और जो JSSC ने नियुक्ति की थी उसको जिलावार भेज भी दिया मेरिट वाइज बच्चों को कि इनको ज्वाइनिंग दीजिए। वहां गहन निरीक्षण पर पता चला कि जो विद्यार्थी को जनरल कैटेगरी में आपने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है, वह लड़का जो है जो जेटेट पास किया है वो BC कैटेगरी से पास किया है। तो क्या BC का लड़का जनरल में कैसे रिजल्ट में शामिल किया जाए?
फिर वो टोटल रिजल्ट वापस आया और नए सिरे से फिर रिजल्ट आया, और वो लड़का का रिजल्ट अभी 2-2 के बाद भी अभी भी नहीं आया है, अभी भी नहीं आया? नहीं आया है। वो लड़का ओबीसी के भी कैटेगरी में नहीं जा पा रहा है, यानी उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं तकनीकी कारण से अटका हुआ है, जबकि उसका मार्क्स सहायक आचार में जनरल कैटेगरी का है। जब शुरू में रिजल्ट आया तो जनरल कैटेगरी में उसका रिजल्ट आया, लेकिन जब संशोधित रिजल्ट आया तो वो बीसी कैटेगरी में होने के चलते वो बच्चा न बीसी में ही सिलेक्ट हो पाया, न जनरल में सिलेक्ट हो पाया, और 2-2 मतलब बची हुई सीटों पर भी पीछे से निकले, फिर भी वो बच्चा अभी तक रिजल्ट नहीं ले पाया। तो मेरा तो रहता है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, BC1 BC2 हो, जनरल हो, 90 से नीचे मत देखो, 60% से नीचे नहीं, 150 में 90 चाहिए। 150 में आप 90 प्रश्न सोल्व करिए, परसेंटेज वाइज 60% लाइए, उसके नीचे की दुनिया में अड़चने हैं। ये होगा कैसे सर? अब हमको ये बताइए, 90 नंबर आप कह रहे हैं कि लाना है 150 में, तो ये होगा कैसे इतना कम दिन? नहीं, एक काम हो सकता है, इसमें आखिरकार जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो किस दिन काम आएगा। ठीक है, हम लोग जो भी बाल विकास का सिलेबस है उसके लिए एक अपना मतलब हम लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक 60 दिनों का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। जो 60 दिनों का क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, उस क्रैश कोर्स में एक मोटो से के साथ चलना है कि एक पाठ्यक्रम को पहले उनको पढ़ाना है, स्टडी मटेरियल देना है, और पीछे से उनका एक टेस्ट कंडक्ट करना है। सफलता का यही त्रिविधि है, और कोई विधि बनी हुई संसार में नहीं है, कोई ना शॉर्टकट फार्मूला है। हम लोग सीधा विश्वास करते हैं, एक टॉपिक का लेक्चर सुनिए, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स का स्टडी कीजिए और कुछ प्रश्नों को उस पर बनाइए। अप्रॉक्स विद्यार्थी अगर 75 डेज अगर सिलेबस को, पैटर्न को मेहनत कर लें, ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जब फर्स्ट बार 2013 में परीक्षा आयोजित हुई थी, तो 135 प्लस में जो रिजल्ट आए थे उनमें राज्य के कुल मिला जुला करके 43 स्टूडेंट थे और 35 पतंजलि के स्टूडेंट थे। अरे और उसमें तो उस समय बोनस मार्क्स का भी प्रोविजन था कि अगर कोई बच्चा 150 प्रश्नों में से 135 बनाता है तो उसको 10 बोनस अंक मिलते थे आगे चल करके, और कोई 120 प्लस लाता है तो उसको 6 बोनस अंक मिलते हैं। 105 नंबर लाता है विद्यार्थी, जब सीधी नियुक्ति हो रही थी तो 4 बोनस मिल रहे थे और 90 पर 2 बोनस मिल रहा था। तो 120 अंक से नीचे का तो हम तैयारी नहीं करवाते हैं। अगर 75 दिन वाकई में बच्चे बैठ के स्टडी करें, जो पैटर्न हम बोल रहे हैं, तो 120 प्लस स्कोर किया जा सकता है। कितना घंटा पढ़ना होगा इसके लिए? 4 घंटे यहाँ, 4 घंटे घर में, मतलब 8 घंटे का 8 घंटे की मेहनत अगर 75 दिन अगर आप डेडिकेटेड होकर देते हैं तो 4 घंटे क्लासरूम में बिताइए और 4 घंटे घर में बिताइए। 8 घंटा का समय सफिशिएंट है और एकदम आराम से 120 अंक लाया जा सकता है, लेकिन उस पर टीचर का स्किल निर्भर करेगा। 4 घंटे अब देखिए, शिक्षा के बाजारीकरण में बहुत सारी बातों को दावा करना भी लोगों को संदिग्ध बना दिया है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, बच्चा स्टडी नहीं करेगा तो सफलता कोई छूने वाली रास्ते से तो आ नहीं सकती है। ठीक है, और कोई कोर्स वाइज जो बाजार में माहौल रहता है 199, 299, 599, 10 दिन में लिखिए, सीधे फाइनल लिखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन लीजिए, तो ऐसी पद्धतियों पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता है। अध्ययन की जो विधि है वो कोई नहीं बदल सकता है। आपको कोर्स पढ़ना है, स्टडी मटेरियल को रीड करना है, क्वेश्चन बैंक सोल्व करना है। जो बच्चा क्वेश्चन बैंक सोल्व कर लेगा ना, वो एकदम आराम से 90 नंबर लाएगा। केवल पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ने के बाद उस टॉपिक से क्या पूछा जाए, ये सबसे अनिवार्य विषय होता है, उसको जरूर बच्चा करना चाहिए। मैक्सिमम हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है कि जो बच्चे सिर्फ लेक्चर सुनते हैं उन बच्चों का स्कोर गिरता है, लेकिन जो बच्चे लेक्चर सुनने के बाद स्टडी मटेरियल को एक बार घर में रीड करें दोबारा 24 घंटे के अंदर और उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लें, तो उनको समझ में आ जाता है कि प्रीवियस का पैटर्न क्या है, नया पैटर्न क्या हो सकता है, तो एकदम मेच्योर हो जाते हैं कि सवाल कैसे आ रहे हैं, तो मेच्योर हो जाते हैं कि हमको सवाल को हैंडल कैसे करना है क्लासरूम में। तो इस त्रिविध फॉर्मूला को अपना करके आराम से मैं अपने विद्यार्थियों को तो पूरा आश्वस्त करता हूँ कि तुम अपने जिंदगी का 75 दिन दो, 8 घंटे की समय अवधि लगाओ और 120 नंबर लेकर के जाओ। आपसे अगर हमारे दर्शक में से कई अभ्यर्थी अगर जुड़ना चाहें कि संजय सर हमारा भी नैया पार लगाइए, तो कितना खर्चा उनको करना पड़ेगा आपसे जुड़ने के लिए? एकदम खुल के बताइए, स्पष्ट। एकदम खुल करके बता रहे हैं कि हमने एकदम प्राइस को न ज्यादा न कम 2900 रुपए रखे हैं क्रैश कोर्स का। मतलब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए आपके पॉकेट में 2900 रुपए होने चाहिए, और इससे कम में इस सिलेबस का जो दायरा है और जो व्यापक है, पढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य। इसमें सब कुछ आप लोग कवर करें, सब कुछ, चाहे वो ट्राइबल लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो,
जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा है उसमें उतनी भाषाएं हैं, सभी विद्यार्थी अलग अलग जोन से आते हैं। लैंग्वेज में जाइए 4-4 भाषाएं हैं, ठीक है। बाल विकास की बहुत सारे एक विद्यार्थी है जो 1 to 5 6 to 8 का कोर्स कर रहे हैं। इन सब के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल डिजाइन किया गया है और इसके ऊपर मैं साल भर से काम भी कर रहा था। मुझे पता है कि सिलेबस बदलेगा। बहुत लोग बोल रहे थे पुरानी सिलेबस आएगी, मैं पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पर भी बोला हूँ, सिलेबस तो बदलेगा। और सिलेबस अगर बदला है तो सिलेबस को बदलने के बाद इसके लिए एक क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए न्यू अप्रोच पर, ये ऑलरेडी हमने तैयार करके रख लिया है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव इससे क्या निकलेंगे वो भी आप बताएं एकदम, कि आप इस टॉपिक को पढ़ो और ये लो 30 प्रश्न, और इस 30 प्रश्न से ही कोई ना कोई प्रश्न आने वाला है। तो यहाँ जो बच्चे आएंगे तो उनको रांची आना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? नहीं, रांची आने की जरूरत, अगर उनके पास समय है तो उनको रांची आना चाहिए। ऑफलाइन कक्षा का बेहतर विकल्प नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो बच्चे आने में किसी कारणवश, पारिवारिक कारण, आर्थिक कारण से अक्षम हैं, वे ऑनलाइन पोर्टल पर भी क्लास को कर सकते हैं, टेस्ट भी ऑनलाइन पोर्टल पर दे सकते हैं। उसके लिए उनको काम करना है कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और जा करके पतंजलि सिविल अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। वैसे पतंजलि के नाम से मार्केट में बहुत सारे भ्रम भी हैं, कई सेंटर, फर्जी सेंटर भी हैं जो आपको कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोल सकते हैं या कह सकते हैं, बट उसका मेरा ऑथेंटिक जो है उसमें पतंजलि सिविल एकेडमी ऐप ही है जिस पर मैं मौजूद रहता हूं। तो वहां पतंजलि सिविल एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने पर जेटेड का जो कोर्स है उसका प्राइस वही रखा गया है जो मैं बोल रहा हूँ, 2900 रुपये, और उसी 2900 रुपये के कोर्स को परचेज करना है। उस कोर्स में आपको स्टडी मटेरियल भी अलग से ऑनलाइन पर प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, ऑफलाइन पर आके परचेज भी कर सकते हैं, यहाँ से भी लेस जा सकते हैं, या फिर जो विद्यार्थी हैं वो टेस्ट भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं। कम से कम लास्ट में तो 10 दिन आके ऑफलाइन टेस्ट उनको देना चाहिए अपने आप को मैच्योर करने के लिए, और वे आए और वेलकम है उनका। कोई ऑफलाइन और ऑनलाइन का अलग फीस नहीं होता है। जो विद्यार्थी ऑनलाइन है वे ऑफलाइन पोर्टल पर भी हैं और जो ऑफलाइन है वे ऑनलाइन पोर्टल पर भी हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई अलग अलग कैटेगरी फी का स्ट्रक्चर हमने नहीं रखा है, एक ही फीस रखा है जो इस तैयारी को कराने के लिए उचित है और उसको हम लोग फॉलो करेंगे। और हम इतना आश्वस्त करेंगे बच्चों को कि अगर तुम 75 दिन 8 घंटे की समय अवधि संस्थान को डेडिकेट करते हैं तो आपके पास 120 प्रश्न अवश्य आपके बनेंगे और इतने अंक रहेंगे, आप मोर देन 75% में रहेंगे। ये इसलिए भी जरूरी आप दे रहे हैं गारंटी। और अगर नहीं हुआ तो पैसा रिफंड आप फिर आ जाइएगा उस दिन आकर के बात कर लीजिए, एकदम पूरा पैसा रिफंड कर देंगे। 2900 रुपये आप रिफंड, एकदम उतना तो एक्सपीरियंस हम लोग रखते ना, डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारे तरफ से काम और कीजिए। हाँ, पैसा रिफंड तो कीजिए ही, लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ आपके पास पढ़ने के अलावा भी, तो उनको 1 साल का फ्री में पढ़ाइए। बिल्कुल, वो बच्चे 3-3 4-4 साल पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों का एडमिशन 2017 का है वो भी रिफल करके क्रॉस कर ही रहे हैं। मैं फीस में विश्वास नहीं करता, मैं इस पेशे में आया हूँ क्योंकि मुझे पढ़ा करके आनंद मिलता है। सफलता के स्वाद से बड़ी पैसे की स्वाद नहीं होती है, और कोई भी दिन पतंजलि के टेबल पर मिठाइयाँ घटती नहीं है, वही सफलता का असली स्वाद है। और यही रस है जो 17 साल तक कुछ अच्छे उपलब्धि नौकरी करने के बावजूद होने के बावजूद भी आज इस संस्था से जोड़ करके हमको रखा हुआ है। तो कुल मिला के मामला ये है मेरे प्रिय सुधी दर्शकों कि अगर आप में से जिन अभ्यर्थियों को ये लगता है कि इस बार के उनको जेटेट परीक्षा में उनको हिस्सा लेना चाहिए, या जिनको भी थोड़ा कन्फ्यूजन है कि यार कैसे तैयारी करें, इतने कम समय में कैसे पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर लें। पतंजलि से जुड़ना चाहते हो, अगर आपको लगता हो व्यक्तिगत तौर पर कि पतंजलि से जुड़ा जा सकता है, तब ही आप पतंजलि से जुड़ें। संजय सर की बात से अगर आपको सहमति अगर आप देते हो, अगर आपको लगता हो कि नहीं सर जो कह रहे हैं, सर का जो अनुभव कह रहा है, उस अनुभव के आधार पर हमारी परीक्षा जो है वो निकाली जा सकती है, निकल सकती है, तो आप एक बार चांस ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। बाकी जिंदगी रिस्क का ही नाम है। 2900 रुपया कोई बहुत बड़ा फीस नहीं है। जेटेट की परीक्षा जरूरी है क्योंकि 9 बरस बाद ये परीक्षा होने जा रही है, तो परीक्षा में सम्मिलित होइए। इसके सिलेबस में या नियमावली में क्या कुछ बदलाव हुआ है, बहुत बारीक तरीके से संजय सर ने हम सबके बीच पूरे मसले को बिंदुवार तरीके से हर एक पक्ष को समझाया है। इस वीडियो के साथ जो कुछ भी आप समझ पाए हो जेटेट की नई नियमावली को लेकर, इसके सिलेबस को लेकर, तो एक कोशिश आप भी कीजिए कि इस वीडियो को बाकी अपने अन्य अभ्यर्थियों, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक भी भेजिए जो लोग जेटेट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, ताकि उनको भी थोड़ी क्लैरिटी आए। और अगर उनको कंफ्यूजन है कि भाई बिल्कुल ही ग्रामीण इलाकों में रहकर कैसे तैयारी की जा सकती है, तो डिजिटल का ज़माना है, डिजिटली आप कहीं भी जुड़ सकते हैं।
₹2900 खर्च कीजिए रोज। हालांकि 800 महीने के रिचार्ज के बाद भी ₹52 खपाने वाली ये नौजवान पीढ़ी जब उसके बाद भी डाटा का पूर्णतः इस्तेमाल कर लेती है, तो अब अगले 75 दिनों तक डाटा का सही इस्तेमाल हो और इस्तेमाल ऐसा हो कि जेटेट की परीक्षा को फोड़ी जा सके। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे अंशु, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे पतंजलि सिविल एकेडमी के संस्थापक संजय तिवारी सर। शुक्रिया।